इत्र राजधानी में कन्नौज शहर में हमारा कारवा आ पहुंचा है। यह है मिट्टी का चीला। अब इसको आप ऐसे डालिए पानी में। मक्के के खेत में मैं मौजूद हूँ। चाचा, भुगतान सही मिलता है? ज्यादा समस्या आपने नहीं। नमस्कार, हमारे विशेष चुनावी कार्यक्रम द इलेक्शन एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ रंजना सिंह राठौड़। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में इस वक्त हमारा कारवा पहुंचा है जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत और पूरी दुनिया भर में मशहूर है। हम मौजूद है सुगंध की नगरी, भारत की इत्र राजधानी में कन्नौज शहर में हमारा कारवा आ पहुंचा है। देखिए, चुनावी साल है और उत्तर प्रदेश में विकास की नई तस्वीर गढ़ने की कोशिश की जा रही है और इस तस्वीर का प्रतीक है गंगा एक्सप्रेसवे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गंगा एक्सप्रेसवे की रफ्तार कन्नौज की गलियों तक पहुंचेगी? हजारों साल पुराना इतिहास इस शहर का रहा है, लेकिन क्या अपने गौरवशाली इतिहास के अनुरूप विकास कन्नौज शहर कर पाया है? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि गंगा एक्सप्रेसवे से तस्वीर कितनी बदलेगी? क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? क्या किसानों की आय बढ़ेगी? और क्या इत्र उद्योग को नई उड़ान मिल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गंगा एक्सप्रेसवे आने के बाद कन्नौज की गलियों में कितना सुधार देखने को मिलेगा। आज उन्हीं कन्नौज की गलियों में लिए चलेंगे, आपको तस्वीर दिखाएंगे जहां पर चुनावी हलचल तेज हो चली है। तो करते हैं शुरुआत हमारी इस चुनावी यात्रा की। राजनीति की रफ्तार और विकास का फर्राटा। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो सत्ता का समीकरण बदल जाता है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी रण अब दूर नहीं है। सवाल है कि क्या 2027 के चुनावी रण में सत्ता सिद्धि का रास्ता विकास के इसी फर्राटा भरते एक्सप्रेसवे से निकलेगा? एक्सप्रेसवे वजूद में आया तो उससे सटे गांव की सूरत कितनी बदली? आज हम इन्हीं सवालों की गिरह खोलने चलेंगे कन्नौज के उन गांवों में, उन सकरी गलियों और मोहल्लों में जहां विकास की रफ्तार की असली परीक्षा होनी है। कन्नौज, जिसका इतिहास राजा हर्षवर्धन के वैभव से जुड़ा है। कन्नौज, जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का पावर सेंटर कहा जाता है। कन्नौज की पहचान, कन्नौज की शान, यहाँ का सदियों पुराना इत्र कारोबार है। परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कन्नौज, इत्र की राजधानी में हमारी मौजूदगी है और इलेक्शन एक्सप्रेसवे का कारवा पहुंचा इत्र की एक ऐसी भट्टी में। मेरे पीछे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी जहां पर आप देख पाएंगे कि कैसे आज भी पारंपरिक तरीके से यहां पर अत्तर बनाया जाता है। कन्नौज का जब जिक्र होता है तो 350 से ज्यादा यहाँ पर पारंपरिक फैक्ट्रियां और भट्टियां हैं जहां पर आज भी किसी बिजली का या अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप देखिए, भाप आसवन प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है जो सदियों से चली आ रही है। भांति भांति के यहाँ से अत्तर निकलते हैं जो दुनिया को महकाते हैं, उसकी खुशबू दुनिया भर में रहती है। लेकिन एक खास बात यह है कन्नौज की, यहाँ की खोज इसे समझ लीजिए कि मिट्टी का इत्र। आई एम श्योर आप में से बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इसकी खुशबू ठीक वैसी ही होती है जैसे तपती गर्मी पर मॉनसून के बारिश की पहली बूंद की। अब आप समझ ही गए होंगे ना कितनी खास है ये नगरी। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपको समझाती हूँ, लिए चलती हूँ उस पड़ाव पर जहां पर सबसे पहले अत्र के लिए फूल आते हैं। आइए मेरे साथ। कहते हैं कि कन्नौज की मिट्टी में भी इत्र की महक रची बसी है। इलेक्शन एक्सप्रेसवे की टीम कन्नौज की उन पारंपरिक इत्र भट्टियों में पहुंची जहां इस खुशबू को आकार दिया जाता है। यहां देश के कोने कोने से ताजा फूल पहुंचते हैं। फूलों को तौला जाता है, उनकी क्वालिटी चेक की जाती है। तो उस जगह पर हम आ गए हैं जहाँ पर सबसे पहले फूल आते हैं। इनको साफ सफाई की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है और आप देखिए बोरों में कैसे यहाँ पर फूल आए हैं। और इस वक्त चूंकि सीजन मेहंदी के फूलों का है
तो इस तरीके से कुछ बोरों में भर भर के फूल सबसे पहले आते हैं और खास बात यह है कि जैसे ही आते हैं तुरंत इनको खोल दिया जाता है, नहीं तो ये सूख सकते हैं। फैक्ट्री मालिक ऋषभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही से समझना चाहूंगी, आप ये बताइए कि ये प्रक्रिया जो है इस वक्त क्या हो रहा है? इस समय यहाँ पर मेहंदी का ये फसल है जिसको हम लोग तौल रहे हैं। पहले बोरों में मेहंदी किसान और आरती जो होते हैं वो लेकर आते हैं, उसको लाने के बाद यहाँ पर कांटे पे तौल कर उसको यहाँ पर पलटा जाता है। इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। कितने प्रकार के फूल आते हैं सर? सारी तरह की फसलें आती हैं। अब जैसे गर्मियाँ हैं तो इस समय गुलाब और मेहंदी का होता है। अब गुलाब ऑफ हो गया है सीजन, तो दिन में मेहंदी का है, शाम में रात के समय बेला की फसल का आता है। चलिए, आज जो मजदूर काम कर रहे हैं जरा उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। सब ठीक है, काम मेहनताना सही मिलता है? हाँ जी, कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे की। सियासी पारा भले ही अभी धीरे धीरे चढ़ रहा हो, लेकिन इत्र की इन तपती भट्टियों में मेहनतकश कारीगर भीषण गर्मी में भी पारंपरिक देग भपका पद्धति से इत्र तैयार करने में जुटे हैं। तांबे के बर्तनों में फूलों को पकाया जाता है और बांस की नलियों से उसकी भाप को सहेजा जाता है। ये काम आसान नहीं है, इसमें सदियों का तजुर्बा और पसीना लगता है। तो अभी इस वक्त यहाँ पर क्या प्रक्रिया हो रही है? यहाँ पर इस समय इत्र की मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया हो रही है। जैसे ये देखें, आप देख पा रही हैं, इसमें हिमांशा मामा बन रहा है और इधर मेहंदी जो आपने बाहर अभी दिखाते हैं वो तैयार किया जा रहा है। इसको कहते हैं डेग। ये जो बड़ा वेसल आप देख रही हैं तांबे का बनता है, इसको डेग कहते हैं। अब इसमें हम लोग मेहंदी जो बाहर हम लोग ने तौली है उसको यहाँ पलटते हैं। तो एक बार में डेग में कितने फूलों के बोरे डालते हैं? अलग अलग कंसिस्टेंसी के हिसाब से होता है। जब कोई फसल, जैसे हर अपने का ट्रेड सीक्रेट है, हम लोग जब शुरू करते हैं तो 35-40 किलो के वजन से चालू करते हैं। इस डेग में इसको पलटने के बाद यहाँ पर ये आपको जो बैम्बू का दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं चोंगा। तो बेसिकली ये डेग यहाँ पर इसमें पड़ गया फूल और पानी। उसके बाद इस तरह से इसको सील करा जाता है। इसको सील करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अभी ये मिट्टी की बत्ती होती है। इस तरह से ये बत्ती पूरे में लगाई जाएगी तो वैक्यूम सीलिंग को अचीव करने के लिए। ये सील होने के बाद जिस तरह से आपने देखा, पूरा स्मूदन आउट करते हैं सरफेस को हम लोग। इस सरफेस को स्मूदन आउट करने के बाद इस चोंगे से इस भपके को हम लोग कनेक्ट करते हैं। उसका काम है फूल को होल्ड करना, उसको हीट करा जाता है और उसके बाद वेपर के रूप में पानी के साथ उठ के इत्र जो है इसमें आता है। इस भपके में ऑलरेडी बेस ऑयल्स अलग अलग होते हैं, जिनमें जब वो वेपर आके गिरता है तो ये ठंडा करने की वजह से डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है जी, और उसी में वो जो है इन्फ्यूज हो जाता है। ये प्रोसेस एक्चुअली रिपीट होता है 2 से 3 बार दिन भर में। ये भपका एक बार यूज हुआ, 2 घंटे यहाँ पर हीट रहेगा पूरा। 2 घंटे के बाद जब ये पानी पूरा जैसे गर्म हो गया है, उसके बाद इस पानी को ठंडा करा जाएगा, फ्रेश वाटर इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ये चोंगे अपनी जगह से हटाए जाएंगे, भपके रिप्लेस करे जाएंगे दूसरे भपके से। पहले भपकों को ऐसे बड़े वेसल्स में डालकर काट दिया जाता है, इसको कहते हैं भपका काटना। तो एक मेजर चंक जो पानी का है वो इस तरह से भपका काटने की विधि से पानी जो उसमें डाला गया है, पानी को और जो हमारा बेस ऑयल का एक्चुअल है इत्र, उसको अलग करते हैं, अलग किया जाता है। तो ये इस वक्त इसमें से पानी निकल रहा है? बिल्कुल। ओके। ऑयल ऊपर फ्लोट कर रहा होगा, ऑयल फ्लोट कर रहा होगा, वो एक मेजर चंक पानी का निकल जाएगा। जब ऑयल फ्लोट करना शुरू होगा तब हम लोग इसको बंद करेंगे। अच्छा, तो ये नीचे जो सेक्शन है ये ऑयल का है? हाँ, जो टॉप पे फ्लोट कर रहा है वो ऑयल है और इसके नीचे पानी है। ये बताइए कि जो लंबा प्रोसेस यहाँ पर करते, किसी तरीके के अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? तरीके मैम यूज़ करने के लिए लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें ही सहूलियत है, इसी में महारत है। सैकड़ों साल से ये एक डिमिनिशिंग आर्ट है, तो उस आर्ट फॉर्म को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। तो ये बाहर इस तरीके से अब रखा जाता है यहाँ पर? जी, जैसे ये आपको कुप्पे दिख रहे हैं, अच्छा, उनमें रखा जाता है। तो उसमें कितने टाइम तक वहाँ पर रखा जाता है? वो अलग अलग उनके कॉन्सेंट्रेशन को अचीव करना होता है, जब तक क्लियर ना हो जाए, जब तक साफ ना हो जाए, पानी सारा अलग ना हो जाए। और वो फाइनल प्रोसीजर होता है? वो फाइनल होता है, उसके बाद पैकेजिंग में जाता है। भट्टियों के भीतर चले आइए तो इन इत्र कारीगरों की कड़ी मेहनत और चुनौतियों का आभास हो जाएगा। इन
इन भट्टियों को आप देखिए, नीचे आग तप रही है, ऊपर धुआं निकल रहा है। यहाँ मेरा सांस लेना और खड़ा लेना भी मुश्किल हो पा रहा है। चश्मा लगाने के बावजूद इतना धुआं आंख में जा रहा है। लेकिन आप इन मजदूरों को देखिए, दिन रात यहाँ पर ये ऐसे काम करते हैं। और जो अत्र की बूंदों का आप इस्तेमाल करते हैं अपने आप को महकाने के लिए, उस एक एक बूंद की कीमत देखिए क्या होती है। इत्र को बनाने की प्रक्रिया किसी तपस्या से कम नहीं, लेकिन मेहनतकश इत्र कारीगर इस विधा में पारंगत हैं। अब सवाल था कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद इन कारीगरों की जिंदगी में क्या बदलाव आया। कितने सालों से भैया काम कर रहे हैं यहाँ पे? 5 साल से। कितना मेहनत का काम है ये? बहुत मेहनत। जितनी मेहनत करते हैं उतना मेहनताना मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मेहनत का काम लगता है ये, और कितने घंटे काम करते हैं? ये होते हैं 12 घंटे काम। 12 घंटे इस धुएं और आग में मेहनताना मिल पाता है उतना? मिलता है। जो अत्याधुनिक मशीनें आती हैं, क्या मांग है कि आ जाएं तो बेहतर हो जाए, या इसी में पारंपरिक तौर पर ही काम हो पाए? मशीनों से नहीं काम होता, नहीं हो पाएगा। नहीं, इसी से काम होता। कन्नौज की मिट्टी में सिर्फ फसलें या फूल नहीं उगते, बल्कि यहाँ की मिट्टी खुद एक अनूठी खुशबू है। अब बारी थी कन्नौज की उस ऐतिहासिक मिट्टी के इत्र की, जो दुनिया में कहीं और नहीं बनता। भरी गर्मी में अगर आपको मॉनसून की पहली बारिश का एहसास लेना है तो कन्नौज आना होगा। अब आप सोचेंगे कि भरी बारिश में कैसे, तो आप देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। यह है मिट्टी का चीला। अब इसको आप ऐसे डालिए पानी में, अब आप देखिए एकदम जो तपती गर्मी पर पहली बारिश की बूंद पड़ती है और जो भीनी भीनी सी सुगंध आती है और उसके बाद जो खुशबू आती है, वही खुशबू यहाँ पर इस मिट्टी में से आ रही है। इसी से बनता है मिट्टी का इत्र, जो आप लगाते होंगे, जिसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी की भीनी भीनी स्मेल आती होगी। और ये प्रक्रिया कैसे होती है ये मैं आपको बता रही हूँ। दरअसल ये तालाब की चुनिंदा मिट्टी होती है जो वहाँ पर जम जम कर चिकनी हो जाती है, और उसके बाद कुम्हारों को भेजी जाती है जो इस तरीके से छोटे छोटे इसको आकार देते हैं। उसके बाद ये यहाँ आती है इस फैक्ट्री में, जहाँ पर जो प्रक्रिया हमने आपको बताई कि कैसे मिट्टी के इन चीलों को इसमें डाला जाता है, और हूबहू प्रक्रिया ठीक वैसी ही होती है जैसी प्रक्रिया हमने आगे फूलों के अत्तर बनाने की आपको बताई। तो ये मिट्टी का अत्तर अपने आप में बहुत खास था, तो सोचा हमने आपको वो दिखाएं। और भी कन्नौज की खास बातें आपको बताएंगे। इस सफर में बने रहिए, इलेक्शन एक्सप्रेसवे जारी है। मिट्टी का इत्र सिर्फ एक खुशबू नहीं है, ये कन्नौज की माटी का गौरव है, जिसमें देश की जड़ों की महक है। अब सवाल था कि जो फूल इन भट्टियों तक पहुंचते हैं, उन्हें उगाने में कितनी मेहनत होती है, और किसानों की जिंदगी एक्सप्रेसवे आने से कितनी बदली। इस कन्नौज का हजारों साल पुराना गौरवशाली इतिहास है, लेकिन सवाल यह है कि अपने असली स्वरूप को क्या कन्नौज आज तक बचा पाया है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज इलेक्शन एक्सप्रेसवे की जो यात्रा है वो इन्हीं तंग गलियों से होकर गुजर रही है। खेदरियापुर गांव हम जा रहे हैं, और कहते हैं कि किसी भी जिले की अगर तरक्की को आपको जांचना हो, भापना हो, तो जिले के गांव को जरूर खंगालिए, वहां जरूर पहुंचिए। लोग अगर वहां खुश हैं, यानी कि जिला तरक्की की राह पर अग्रसर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हैं। तीनों विधानसभाएं जो हैं वो बीजेपी का उस पर राज है। 2 अलग अलग पार्टियां हैं। इसके बीच में अब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, खेदरियापुर गांव कितना विकास कर रहा है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। इत्र की फैक्ट्री हम गए थे, अब इत्र की फैक्ट्री में जो फूल पहुंचते हैं वो यहाँ से होकर निकलते हैं। जानेंगे आगे क्या हाल है यहाँ के किसानों का। इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे आपके साथ, यात्रा जारी है। कन्नौज के खेदरियापुर गांव चले आइए तो फूलों से लहलहाते खलिहान दिखेंगे, कलियां चुनते किसान दिखेंगे। खेदरियापुर गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और हम यहां पर आ पहुंचे हैं इस गांव को टटोलने के लिए कि यहां की समस्याएं क्या हैं। लेकिन मुख्य बात बता दूं कि जिस इत्र फैक्ट्री में हम पहुंचे थे, जहां की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वहां पर जो फूल आते हैं वहां यहीं से बेला के जो फूल है वो जाते हैं, और कई अन्य प्रकार की फूलों की खेती यहाँ पर होती है, और उन्हीं के जरिए यहाँ पर जो उसको निकालने का काम होता है वो होता है, और उसके बाद फैक्ट्री में वो फूल पहुंचते हैं। अब बारी ये जानने की थी कि एक्सप्रेसवे बना तो नई मंडियों, नए खरीदारों तक किसानों की पहुंच कितनी आसान हुई। निर्यात की समय सीमा घटी, जिसने किसानों के घाटे को पाटा।
कितने सालों से रह रहे हैं अपने गांव में? हम जन्म से रह रहे हैं। जन्म से ही रह रहे हैं। क्या है आपके गांव की खास बात? हमारे यहाँ बेला, गुलाब, मेहंदी ये खास बात है। बेला का फूल, मेहंदी का फूल, गुलाब का फूल। जी जी तो फैक्ट्री में जाता है यहाँ से? जी। क्या कितने सालों से चला आ रहा है ये काम? ये हमारे बाप दादों से पुरखों से चला आ रहा है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन है, बेमौसम बारिश हो जाती है और इतनी गर्मी पड़ रही है, इससे नुकसान होता है आपकी फूलों की फसलों को? फूल फसल साहब तो कोई नुकसान नहीं होता। नहीं होता है। बारिश आने से भी? बेला जो है मई जुलाई के महीना में होती। अच्छा। और अप्रैल लेके मई। ज्यादा गर्मी से परेशानी होती है? हाँ, परेशानी साहब होती, धूप निकलती, बच्चा कहीं से फिर बीन ले, फिर बैठी है, फिर पानी पियो, फिर बीन ले, फिर बैठी है, ऐसे करके बीन। कहा जाता है कि असली भारत गांव में बसता है। एक्सप्रेसवे ने कन्नौज के ग्रामीण इलाकों की भौगोलिक स्थिति को भी बदला। जो गांव कभी मुख्य शहरों से कटे हुए थे, वो आज एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे लखनऊ और दिल्ली से जुड़ चुके हैं। यानी घंटों का सफर अब मिनटों में तय होने लगा है। ये जो अभी हमने आपको फैक्ट्री में दिखाया था, जो मेहंदी अक्सर हाथों में आप लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, ये तो अभी ताजा है? हाँ। और इसी को और इसमें फूल एक आता है व्हाइट, सफेद कलर का। जो हाँ। जो देखो अच्छा, ये वाला इसका ही तर। आगे आइए, आगे आइए। अच्छा, इसको पत्तियों को नहीं देते, इसको दिया जाता है? इसकी पत्ती से मतलब आधा लगे वाली जस्ट बालों लगे वाली। बालों वाली। हाँ, और फूल में हाँ हाँ। जो पान मसाला काम आता है। अच्छा, तो ये फूलों का बनता है अतर इसका, और इन पत्तियों की बाल में लगाने वाली डाई बनती है। हाँ, तो ये पानी वानी की व्यवस्था है इसके लिए हाँ, पूरी? पानी आने की व्यवस्था है। ट्यूबवेल है ये। अच्छा, वो खड़ा है सामने। ये है? है गुलाब। ये गुलाब है। हाँ। ये जरा देखते हैं, ये गुलाबी रंग वाले गुलाब है। लाल वाले नहीं होते हैं। इसकी क्या वजह है, लाल वाले क्यों नहीं होते? इसके गुलकंद बनता है इसका। अच्छा, इसका गुलकंद इसके गुलकंद इस खाया जाता है। हाँ। इस गुलाब जल भी बनता है इसका। हाँ। जल, गुलकंद, अतर हाँ। ये सब होता है। तो इसके अलावा और आलू की खेती होती है और कोई हाँ, खेती नहीं? आलू होता है, मक्का होती है। अच्छा, मक्का भी थोड़ी होता है। थोड़ी सब खेती, सबसे ज्यादा खेती इसकी है, फूलों की। फूलों की। पहले जितना फूल लेता था आपसे आगे का कारीगर, वो उतना ही ले रहा है कि अब कम हो गया है? अब ये केमिकल का जमाना आ गया है। केमिकल से ज्यादा कंपाउंड बनने लगे हैं। उससे अतर और सेंट वगैरह ये कंपाउंड द्वारा ज्यादा बनते हैं। कंपाउंड इसका उसका सब चल चुका है। मेहंदी का कंपाउंड अभी नहीं बना है। अच्छा, तो मेहंदी का भी कोई विकल्प नहीं है? मेहंदी आपका अच्छा बिक रहा है? हाँ हाँ। तो ये बेला की फूलों की फसल है और इसको तोड़ा जाता है? ये फूल खिलने के बाद नहीं तोड़ा जाता है नहीं, ऐसा? खिल जाता है, वो नहीं तोड़ा जाता। ये जो खिल गया है ना, वो ये नहीं तोड़ा जाएगा। अच्छा, क्यों ऐसा? इसमें खुशबू कम हो जाती है। अच्छा, खिले हुए फूल में खुशबू कम हो हाँ, जाती ये है? कैसा खुल गया ना, तो इसकी अच्छा। खुशबू कम हो तो जाती है। ये अभी शाम तक क्या खिल जाएगा? हाँ, ये 7 बजे के बाद खिल जाता है। अच्छा। तो फूल है जो जैसे जब बड़ी सफेद वाली कली जो है, हाँ। जब पकी है, और उसमें सब जब कच्ची बचे हुए पड़ा। अच्छा। जा तोड़िए पर जो ध्यान रखने पड़ा। अच्छा, बड़ी वाली तोड़नी हाँ, है? सफेद वाली। और ये छोटी वाली नहीं। जे तोड़ दी जा। तो छोटी वाली अगले दिन तोड़ेंगे? हाँ, जब बड़ी ये जो कल हुई तब। ये जो व्हाइट कलर वाली है, हाँ। ये वाली तोड़ी जाती है। तो आपको पता चल जाता है बेटा कौन सा तोड़ना है? बोलो बेटा। सफेद वाली तोड़नी। कौन बताया ये? पापा ने बताया है। मुझे बताओ, कौन सी आपको इसमें से तोड़नी है और कौन सी नहीं तोड़नी बताओ, चाहिए? शर्माओ मत बच्चा। ये बड़ी वाली तोड़नी है और कौन सी नहीं तोड़नी है? ये नहीं तोड़नी है। ये अभी तक ये इतनी देखिए, ये एकदम वो स्वरूप है इन कलियों का जो खिलने वाला होता है और थोड़ा सा पका हुआ भी होता है। मतलब इसी बीच में इसको तोड़ना होता है। जी जी। तो अब आप कितने घंटे में ये सब तोड़ लेंगे शाम होने से पहले, ताकि फूल ना खिल जाए? 1 घंटा लगेगा। कीड़ा हो जाता है। इसके भीतर सूढ़ी होती है। ये देखो गिरई है, ये हाँ। इसके भीतर सूढ़ी है, इसमें दवा पड़ती है। ये देखो सही है। अच्छा, ये ये हाँ। खराब हो गया है? हाँ, ये खराब हो तो ये गया। बीनने के बाद आप देखते हैं खराब कौन सा सही कौन सा हाँ, है? इसमें दिखा जाता है, पेड़ में मतलब दिखाई दे गया। तभी हम लोग दवा डालते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार। कैसा चल रहा है गांव में सर? अब काम ठीक है, चल से। ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है, चल से। परेशानी सामने करिए पड़ रहा। क्या परेशानी है? अरे परेशानी हमारे कैसी परेशानी हमारे गाँव में 10 आदमी कोई गई। अच्छा। हाँ, 4 आदमी तो अब 2-3 आदमी तो वहाँ से खत्म हो ही गए हैं। किससे? कैंसर से? कैंसर से है। अच्छा। हाँ, हम 4 आदमी घसो थी में हम अकेले यहाँ से बचे। अब उनके साथ 2-4 साल पहले आपके साथ क्या समस्या हुई? हमारे साथ कैंसर हुई गो बक्कल मैया मुंह का? हम को गोद।
3 विधानसभा सीट वाले कन्नौज में महिलाएं किंग मेकर रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के कई जिलों की तरह कन्नौज में भी महिला वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले बेहद शानदार रहा। अब सवाल था कि खेदरियापुर की महिलाएं आखिर बदलाव को कैसे देखती हैं। इस गांव की गलियों को हम खंगाल रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि जिस भी जिले का गांव खुशहाल होता है तो वो जिला जो होता है पूरी तरीके से सशक्त होता है और विकास की राह पर अग्रसर होता है। लेकिन फिलहाल जो इस गांव की स्थिति है वो थोड़ी सी डगमगाई हुई है, कई समस्याएं हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अब इस घर में मैं आ चुकी हूँ और आप देखिए कि घर का किचन ये है। कहते हैं कि घर की जो महिलाएं होती हैं वही घर चलाती हैं, उन्हें सबसे अच्छे से पता होता है कि चल क्या रहा है। क्या कर रही हैं दीदी आप? क्या नाम है? साक्षी यादव। क्या हाउसवाइफ है? पढ़ी लिखी है? हाँ, कितना पढ़ी है? हाई स्कूल है। गांव में अस्पताल है? नहीं, गांव में नहीं है, सिटी में ही है। कितना दूर जाना पड़ता है? यहाँ से होगा ऐसे 2 से 3 किलो रेंज। कहाँ, कन्नौज ही जाना पड़ता है? जी, कन्नौज जाना पड़ता है, CSC। तो रोड ठीक ठाक है फिर वहाँ से जाने का रास्ता? हाँ, सड़क रोड तो ठीक ही ठाक है। तो इमरजेंसी कभी कुछ हो, एम्बुलेंस वगैरह गांव में आती है? हाँ, आ जाती हैं। एम्बुलेंस तो आ जाती है। सियासत बनाम विकास का पैमाना नापते हमें खेदरियापुर में एक बुलडोजर भी दिखा। वही बुलडोजर जिसके इर्द गिर्द यूपी की पूरी राजनीति चलती है। पीछे आप देखिए बुलडोजर की जो गर्जना है वो हर तरफ नजर आ रही है और यहाँ भी हमारा रास्ता इस बुलडोजर ने रोक लिया है। हालांकि ये जो सफाई हो रही है दोनों तरफ रोड जो है बहुत संकरा है और संभवतः इसी के चौड़ीकरण का जो ये काम यहाँ पर हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर दोनों तरफ मिट्टी के टीले आपको नजर आएंगे और बुलडोजर की गर्जना ना हो और विधानसभा चुनाव की तैयारी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए बुलडोजर हमारे सामने आ गया है। खैर ये अलग मुद्दा है। खेदरियापुर गांव के सियासी मूड मीटर की रीडिंग लेने के बाद हमारे इलेक्शन एक्सप्रेसवे का कारवां मुड़ा कन्नौज शहर की तरफ। सकरी गलियां, गलियों में चहल पहल, बेफिक्री से आगे बढ़ती जिंदगी। गंगा एक्सप्रेसवे से हमने शुरुआत की थी, कन्नौज तक पहुंचे, लेकिन अगर आपको कन्नौज के इत्र बाजार में आना है तो इन संकरी गलियों से होकर आपको गुजरना होगा क्योंकि 4 व्हीलर लाना थोड़ा मुश्किल है। भैया रुकिएगा जरा, उतरेंगे रास्ते में। आप पैदल ही चले तो बेहतर है क्योंकि यहाँ पर देखिए गाड़ियों का जमावड़ा है। ये कन्नौज का मशहूर इत्र बाजार है, वो बाजार जिसने सदियों पुरानी इस परंपरा को आधुनिकता के साथ एक खूबसूरत मिश्रण के रूप में आज भी संजोया हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या वैश्विक पंखों के साथ ये बाजार उड़ान भर पाया है? कन्नौज के बाजारों में दाखिल होते ही इत्र की रंग बिरंगी शीशों से भरी दुकानें दिख जाएंगी। कन्नौज का एक बहुत बड़ा वर्ग सीधे तौर पर इस कारोबार से जुड़ा है। सालाना करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली ये इत्र नगरी आज वैश्विक पटल पर चमक रही है। कितनी पुरानी दुकान है? मिनिमम 100 साल हो चुके हैं हमारे। 100 साल पुरानी दुकान है। 4th जनरेशन में बैठ रहा हूँ। 4th जनरेशन आप बैठ रहे, वंडरफुल। क्या क्या है ये आपकी दुकान में यहाँ पर? आपको यहाँ पे कन्नौज का फेमस है तो बेला, गुलाब, जैसे रूखस हुआ, पहली बारिश की बूंद की खुशबू, मिट्टी हुई, वैसे सब इत्र आपको मिल जाएंगे। मिट्टी का इत्र है अभी यहाँ पर? बिल्कुल दिखाइए। ये बहुत कुछ अनोखी खोज है जो हमने तस्वीर भी आपको दिखाई थी। ये मिट्टी का इत्र है। ये पहली बारिश की बूंद की खुशबू मिट्टी का है। ये ठीक वैसी ही खुशबू है जो मैंने फैक्ट्री में आपको बताई थी सूंघ के। तो बताई थी, आप तो सूंघ नहीं पाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो हम लोग बोलते हैं तो यहाँ का सबसे जो पॉपुलर इत्र है बेला और गुलाब और चंदन, 3 जो इत्र हैं हमारे यहाँ के बहुत ज्यादा फेमस है। ये सामान दिखाइए पूजा का जो है आपके पास। ये देखिए, ये केसर चंदन का इत्र है। हाँ। इसकी सेम फ्रेग्रेंस चंदन की होगी। देखिए चंदन की जो लकड़ी होती है बहुत महंगी होती है। ये हमारा बेला। आप ना ले पाए तो यहाँ से ये बेला के जो फूल हमने आपको दिखाए थे और ये मोगरा है। मोगरा की फूल। ऐसा लग रहा है कि एकदम रियल फ्लावर्स है, असली फ्लावर्स के आप बागान में बैठे हैं और भीनी भीनी खुशबू आप ले रहे हैं। ये रोज का है। अच्छा, ये जो हम बहुत खूबसूरत। और आगे भी कई और दुकानों को हम खंगालेंगे। ये तो हमने 100 साल पुरानी दुकान जिसका हमने जिक्र किया और उसमें हम अंदर गए और हमने बात करी। अब एक थोड़ी सी आधुनिक सी दुकान हमें नजर आ रही है। कितनी पुरानी दुकान है? मेरी अप्रॉक्स 80 ईयर। 80 साल हो गए। आप कितने सालों से बैठ रहे हैं?
मैं लगभग 5 तो 40 साल पहले जो बिक्री होती थी और आप पिछले 5 सालों से बिक्री को देख रहे हैं, क्या अंतर है? पहले नेचुरल बिकता था सब, अच्छा, अब सिंथेटिक पे आ गया। सिंथेटिक पे आ गया है। सर क्या इत्र लेने आए आप? इसमें कहाँ से हैं आप? बरेली। बरेली से आए और कन्नौज आए हैं, तो इत्र तो लेना बनता ही है। बिल्कुल। तो कौन सा नेचुरल ले रहे हैं या वो सिंथेटिक ले रहे हैं? नहीं मैम, सिंथेटिक ले रहे हैं। सिंथेटिक ले रहे हैं। यहाँ तो नेचुरल ही सबसे ज्यादा फेमस है। सॉरी मैम, ऐसा थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है प्लस। अच्छा, नेचुरल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। कहाँ से खरीदार आते हैं? यहाँ से तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से तो आते हैं और बाहर के फॉरेन के भी बहुत से तो बाहर भी भेजते हैं माल? हाँ, में जी, आप? मैम। ये गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, उसके लिंक का कोई फायदा हो पा रहा है यहाँ पर? होगा तो लिंक जब अभी, हाँ, जब लिंक होगा तो ऑब्वियस बात है फायदा जरूर होगा हम लोगों को। अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो अभी अपन लोग कुछ कह नहीं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, सरकारी योजना जो है? हाँ जी मैम। उसका कोई फायदा आपको यहाँ पर मिला? सर क्या है हाँ इसका? जी मैम, काफ़ी असर होता है। अपन लोग ये सुनो, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे अपन लोगों को एडवांटेज मिलते हैं यहाँ उससे रिलेटेड। और एक प्रोडक्ट है तो अपन लोग ये समझो बाहर स्टॉल वगैरह लगाने जाते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बिक्री जो है वो मिक्स तौर पर होती है। आप मुझे जरा दिखा पाएंगे कि जो नेचुरल कुछ फ्रेग्रेंसेस आपके पास अवेलेबल हो और जो सेंट फ्रेग्रेंसेस भी आपके पास अवेलेबल हो? अब देखिए, इतनी खूबसूरत शीशा जो मैंने आपको दिखाई थी फैक्ट्री में इतनी मेहनतकश मजदूर इन्हीं शीशों के अंदर भरे इत्र को आकार देते हैं। इत्र नगरी कन्नौज की हवाओं में सिर्फ खुशबू का ही राज नहीं है, बल्कि यहाँ की माटी एक और अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम रखती है। जब आप कन्नौज के ग्रामीण अंचलों में दाखिल होंगे तो दूर दूर तक लहलहाते मक्के के खेत इस जमीन की असली तरक्की की गवाही देते हैं। कन्नौज मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर मक्के की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। इस वक्त मक्के के ठीक ऐसे ही खेत में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ये मक्के की फसल जो है वो लहला रही है और इसकी कटाई का जो समय है वो हो चला है। लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ पर मक्का किसानों की ये भी है कि बिजली का जो संकट है उसकी वजह से पानी नहीं दे पाते हैं, मक्का खराब हो जाता है, नील गायों का जो आतंक है और साथ ही बिचौलियों की जो सक्रियता है वो भी एक बहुत बड़ा संकट है। चाचा, ये मक्का कटाई का समय हो गया है? बिल्कुल समय हो गया। हाँ। पकने के बाद कटने का है। कटने का है। अच्छी हुई है खेती इस बार? सही है, पर खेती सही है। कैसे कैसे निकालते हैं जरा बताइए? कैसे एक तोड़ के ऐसे सीधा यहाँ से खींच लेते हैं? अच्छा, नीचे की तरफ कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा खोल के दिखाइए कैसी हुई है पैदावार इस बार? कैसे पता लगाते हैं मक्का अच्छा हुआ है या खराब हुआ है? क्वालिटी का कैसे पता लगाते हैं, गुणवत्ता? अब जो घुंटा पूरा भर जाए, यहाँ तक भर जाए तो ठीक है। यहाँ कीड़े लग गए इसलिए। अच्छा, ये कीड़े लग गए हैं, तभी नहीं भर पाया। कीड़ा क्यों लगा है? कीड़े लग जाते हैं। अब ये इसके दाने बहुत कड़क है, तो क्या ये अच्छा है? पक गया है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा पक गया है। तो बेमौसम जो बारिश हो जाती है अभी जून जुलाई में मक्का पकने से पहले, उससे समस्या हो जाती है? उससे समस्या हो जाती है, भीग जाती है तो कम पैसे मिलते हैं। बिजली के संकट को लेकर क्या है? बिजली बहुत कम होती है। ये पर घर मुश्किल में पूरे दिन बोलो काटते रहे, बिघा भर खेत नहीं भर पाए। अच्छा, तो जब मंडी में आप लेकर जाते हैं तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये है कि हम लोगों को लगभग 8 दिन तो उधारी मानी ले, 15 दिन टाल दें। अच्छा, तुरंत की तुरंत नहीं मिलता है? तुरंत नहीं मिलता। अच्छा, क्या कहते हैं वो? तो भाई 10 रुपए महंगी लेंगे, लेकिन रुपए रुक के देंगे। यहाँ किसानों की जो मेहनत है वो तो आप पीछे देखेंगे, हरी भरी फसल लहला रही है मक्के की। अब कटने का समय हो गया है। समस्या लेकिन ये है कि कईयों में कीड़ा लग जाता है। बेमौसम बरसात के चलते आप ये देखिए, कई जो मक्के हैं वो नीचे गिर गए, इस तरीके से नुकसान हो जाता है। ये देखिए, ये टूट गया है, ये भी टूट गया है, तो सब नुकसान हो जाता है। ये समस्या है किसानों की। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि सही दाम इसको इनका नहीं मिल पाता है। लेकर जाते हैं, कभी फसल खराब हो गई, आप ये देखिए, ये फसल ऐसे आधी अधूरी खराब हो जाती है, यहाँ से पूरा मक्का भर नहीं पाता है, तो मेहनताना किसान को मिल नहीं पाता है। लेकिन चूंकि कन्नौज मक्के की खेती में एक बड़ा क्षेत्र है और लगातार उभर रहा है, ऐसे में किसानों को उम्मीद यही है कि जल्द ही उनके मेहनत के हिसाब से उन्हें अपनी फसल का दाम मिल पाएगा। कन्नौज की जीविका का एक बहुत बड़ा आधार यहाँ का पीला सोना यानी मक्के की खेती है। आंकड़े गवाह हैं कि कन्नौज के करीब 1 लाख हेक्टेयर के विशाल कृषि क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मक्का मुस्कुराता है। यहाँ की मंडियों में सालाना करीब 75 लाख क्विंटल तक मक्के की बम्पर आवक दर्ज की जाती रही है। आधुनिक खेती और हाइब्रिड दामों के दम पर यहाँ का किसान प्रति हेक्टेयर 40 से 50 क्विंटल तक की शानदार पैदावार ले रहा है।
कन्नौज में हमें सड़क किनारे मक्के की फसल का अंबार दिखा, तो ये जानने की जिज्ञासा हुई कि सड़क पर मक्का क्यों रखा गया है। तो यहाँ क्यों ऐसे फैलाए हुए हैं? इसलिए सूखने के लिए। नहीं मतलब और कोई जगह वगैरह नहीं होता है घर में? रोड पे सही सूख जाएंगी। हाँ, रोड पे सही सूखती है। अच्छा, रोड पे तो सही सूखती है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो इसी बीच में इसको एकदम से कैसे हटा लोगे साथ में? अब फिर बारिश आए एकदम से तो हटेगी नहीं, फिर भीगी जाती है। खेती और पैदावार अच्छी और बेमौसम बरसात में फसल में कीड़ा लगना एक चुनौती। अब सवाल था कि जनता की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का रोड मैप क्या है। तो दिन भर हमने कन्नौज की गलियों को खंगाला, यहाँ के शहर की चकाचौंध को आपको दिखाया। ऐसे में जिले में जो तमाम प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, जनहित योजनाओं को लेकर रोड मैप क्या है और विकास योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर लागू किया जा रहा है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जिला अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर एनडीटीवी को समय देने के लिए। बड़ा सवाल सबसे पहला ये है, गंगा एक्सप्रेसवे जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, कनेक्टिविटी के जरिए कन्नौज को कैसे बड़े शहरों से जोड़ेगा, क्या फायदा मिलेगा कन्नौज को? ये कन्नौज जनपद कनेक्टिविटी के मामले में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी स्थिति में है। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ से प्रयागराज तक जाता है और कन्नौज की से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से हम लोग कन्नौज वासी सभी लोग मेरठ भी जा सकते हैं और प्रयागराज के लिए भी। जनपद कन्नौज में इत्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोगों की भी जागरूकता भी होगी, लोग आएंगे भी, और ख़ास आकर्षण यहाँ का टूरिज़्म है। अगर हम टूरिस्ट को देखें तो यहाँ अभी भी प्रतिदिन काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारा जनपद कन्नौज न केवल गंगा एक्सप्रेसवे से बल्कि ये कनेक्टिविटी के मामले में आगरा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को, छोटे उद्योग MSMEs को बहुत प्रगति होनी है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। विकास की बुनियाद ने ही 2022 में कन्नौज की सियासी परिभाषा बदली थी। तब समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में अखिलेश यादव की पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कानून व्यवस्था में सुधार और राशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने एक बड़े वर्ग को बीजेपी की तरफ मोड़ा था, जिसकी बदौलत बीजेपी तीनों सीटों पर क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई थी। लेकिन विकास के हाईवे के बीच इस बार कन्नौज किस मुद्दे पर वोट करेगा? इलेक्शन एक्सप्रेसवे में इन सवालों का जवाब चुनावी चौपाल में मिलने वाला था। शाम का वक्त तो चला है और चाय की चुस्कियां ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि चुनावी साल है और चाय पर चर्चा भी जरूरी हो जाती है। कन्नौज में हमारी चुनावी यात्रा पहुंची हुई है और यहाँ पर इत्र की जो खुशबू है सुबह से हम उसको ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार किसकी सियासत में उतनी खुशबू है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उसका असर पड़ेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ मानी जाती है। समाजवादी और सोच को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने, उनके बेटे अखिलेश यादव ने, उनकी बहू डिंपल यादव ने वक्त दर वक्त इस सीट से अपना प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन कन्नौज की जनता इस बार जीत की दहलीज किसको पार करवाएगी 2027 के चुनावों में? शाम का वक्त तो चला, मैं चाहूंगी कि आप एक एक अपना कप उठा लें। आइए सर, एक एक कप उठाइए और चर्चा दिलचस्प हो जाएगी चाय की चुस्कियों के साथ। जो राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, क्या फायदा दे पा रहे हैं उसका जनता को? देखिए, क्या ना, समाजवादी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो बिजली एक चर्चा का केंद्र थी कि कहीं किसी जनपद में बिजली आती थी, किसी जनपद में नहीं आती थी। और मुझे लगता है केवल 5 जनपद ऐसे चिन्हित थे जिसमें अखिलेश जी के परिवार से लोग सांसद विधायक थे, वही बिजली आती थी। पूरा उत्तर प्रदेश बिजली से अछूता था। आज उत्तर प्रदेश में बिजली का मुद्दा ही खत्म हो गया। अब हर जनपद में, हर गाँव में, हर शहर तक बिजली पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार कर रही है। जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि सारी जन कल्याणकारी योजना डबल इंजन की सरकार की वजह से ऐसा है। मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ। 2013 में कार्डियोलॉजी का और कैंसर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, और वहाँ पर अभी देखो मैडम, ये ताला बंद है। उसमें मैं दिखाऊंगा आपको, ये ताला बंद है, ये शिलान्यास किया, अभी ताला लटक रहा है। कोई ना ओपीडी चालू है,
कोई काम नहीं हो रहा है, ये आप जनता से पूछ लो। कांग्रेस बी टीम बन के ही रहेगी क्या राज्य में सर? नहीं, कांग्रेस बी टीम नहीं है। हाँ। कांग्रेस ने जो कन्नौज जनपद में आप विकास की बात कर रहे हैं, तो जो कन्नौज जनपद में विकास कार्य कराए हैं, चाहे वो FFDC की स्थापना हो, चाहे मेहंदी घाट का पुल हो, चाहे लाख बहोसी का पक्षी विहार हो, तो ये सारे काम कन्नौज में 5 सालों में हुए, वो आज भी रोल मॉडल है। और इस सरकार में जो डबल इंजन की सरकार में जो काम थे वो भी विकास के कार्य बंद हो गए। हाँ, एक विकास जरूर हुआ है, वो भाजपा का कार्यालय देखने वाला है। आलू का जो दाम है बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टोरेज को लेकर एक बड़ी समस्या है। आलू के स्टोरेज कन्नौज में भरपूर मात्रा में है। ये समाजवादी पार्टी के जो साथी ने आरोप लगाया है, आलू की ज़्यादा पैदावार होने की वजह से इस समय आलू चिप्सोना का रेट, जो हमारे यहाँ की मुख्य फसल मोटी फसल है, 400 रुपये और हालैंड 600 रुपये में है। धीरे धीरे रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे पोल बढ़ेगा खुलेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। इत्र पार्क का शिलान्यास 2016 में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। ये 10 साल हो गए, इत्र पार्क बना आप देखो, पहले केवल बाउंड्री हुई है इत्र पार्क के नाम। आपने इस पार्क के नाम पर केवल बाउंड्री बनाकर छोड़ दिया था, उसका समुचित विकास कराने का हमने काम किया। और मैं कहता हूँ आपकी पार्टी से, समाजवादी पार्टी की लगातार यहाँ सांसद रहे, अगर डिम्पल यादव जी कन्नौज से सांसद रही, वो अपनी सांसद निधि के 5 काम गिना दे तो मैं जान जाऊँ कि समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में विकास किया। जी मैडम बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? यही कह रही हूँ, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं। और रही बात यहाँ पे कि ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाए, ये करवाया, तो बनवाए ना, जब मुख्यमंत्री थे तब बनवाए ना, आज सांसद है कुछ करके दिखाए ना। 2 खास बातें और 2 कमी भी बताइए जो आप अगर जीतते हैं तो फिर उसको पूरा करेंगे। पहली खास बात है मैडम, जहाँ पे हम लोग इस समय बैठे हैं, यहाँ पे इनकी सरकार में 7 बजे के बाद निकलने नहीं सकते आप कर सकते। यहाँ पे लूट होती थी, और जो भाई साहब बता रहे थे कि इनके हम लोग जो है लूट पाट करके आए हैं, अरे इनको 10 साल लूटने को मिला, यही दर्द है इनको। मैं कन्नौज से हूँ और नजरापुर मेरा लाइट 24 घंटे आ रही मैम। बहरहाल जो तस्वीर कन्नौज की राजनीति है, इतिहास गवाह है कि तमाम स्थानीय मुद्दों पर अंत आते आते जातीय समीकरण भारी पड़ जाता है, लेकिन स्थानीय मुद्दे इस बार और ज्यादा भारी होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी चुनावी यात्रा में हम इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में पहुंचे, उनके सवाल लेकर आए और जनप्रतिनिधियों से हमने जवाब जाने। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के चुनावों में कन्नौज में किस पार्टी की महक बढ़ती है। फिलहाल के लिए इस चुनावी यात्रा में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और पड़ाव पर। आप बने रहिए हमारे साथ।